10th class in history chapter 1, your next topic is the making of nationalism in Europe। ये बेसिकली इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। इसमें कुछ खास समझने लायक नहीं है। जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो ये कि मिड 18th सेंचुरी यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ आज हम मैप में देखते हैं उस तरह से वैसे कंट्रीज़ नहीं हुआ करती थी। वो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में और पैच वर्क्स में डिवाइडेड थी, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड। आज हम जो देखते हैं वह वैसी नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में था। ये भी एक पैचवर्क था जिसमें अलग अलग रीजन, अलग अलग लोग रहते थे। क्योंकि अलग रीजन, अलग कंट्री के अलग ग्रुप वाले लोग हैं, एथनिक ग्रुप अलग है, कल्चर लैंग्वेज अलग है, इसलिए कभी भी अपने आप को कलेक्टिवली एक नहीं मानते थे और कभी भी एक प्रॉपर कॉज के लिए यूनाइट नहीं हो पाए। तो कैसे ये सब यूनाइट हुए, कैसे ये सारी अलग अलग कंट्रीज़ फॉर्म हुई, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो किस तरह से ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म या नेशन स्टेट का आइडिया सामने आया। तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो इस टाइम पर एक तरफ तो एरिस्टोक्रेसी है यानी नोबल फैमिलीज़ हैं और एक तरफ नई मिडिल क्लास। यहीं से ये आइडिया बेसिकली जो न्यू मिडिल क्लास है इन्हीं के दिमाग में आया था लिबर्टी वाला आइडिया। कैसे आया? सोशली पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पूरे यूरोप के अंदर लैंडेड ऑटोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी, यानी भले इनकी पॉपुलेशन कम थी रॉयल फैमिलीज़ की, लेकिन प्रॉपर्टी ज़्यादातर इन्हीं के पास में थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। एक प्रॉपर तरीका था रहन सहन का, इनका एक जैसा ही एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे ये लोग, चाहे अलग अलग एरिया में रहें लेकिन एक स्टैंडर्ड था इन लोग का और एक सिमिलर लाइफस्टाइल था। दे ओन एस्टेट्स, इनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ गाँव में और शहरों में हुआ करती थी। फ्रेंच लैंग्वेज अपनी डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी को दिखाने के लिए बोला करते थे और ज़्यादातर इनके बीच में कनेक्शंस मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के ज़रिए होते थे। ये जो पावरफुल और एरिस्टोक्रेसी थी ये न्यूमेरिकली स्मॉल थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन किसानों की थी और जो लैंड अगर हम देखें वेस्ट साइड पे द बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय। वेस्ट साइड पे काफ़ी सारी ज़मीन टेनेंट्स के पास में थी, यानी लोगों ने किराए पे ज़मीन ले रखी थी या स्मॉल फार्मर्स थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में देखेंगे तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स जो थी वास्ट एस्टेट्स में थी जहाँ पर गुलाम काम किया करते थे। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप देखेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। ट्रेड की वजह से जो टाउन्स थे और नई मिडिल क्लासेस, कमर्शियल क्लास थी, वो डेवलप हो रही थी, जो कि बेसिकली प्रोडक्शन को मार्केट किया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी शुरू हो गया था, लेकिन फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मनी यहाँ पर ये ड्यूरिंग 19th सेंचुरी तक आया था। जब ये शुरुआत हुई तो नया सोशल ग्रुप बना जिसको वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहा जाता है। ये मिडिल क्लास जो थी इसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप हम देखेंगे दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी तक चाहे इनकी क्वांटिटी कम थी लेकिन ये पढ़े लिखे थे, लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे और इसीलिए ये चाहते थे कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो यहीं से लिबरलिज्म का आइडिया आया। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। Idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। ये जो वर्ड है लिबरलिज्म ये लैटिन रूट लिबर से लिया गया जिसका मतलब होता है फ्री। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, हर इंसान की आज़ादी, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून सबके लिए एक जैसा हो। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो उसका मतलब होता था दे एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अपनी मर्जी से बनाई हुई सरकार। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से अगर हम देखेंगे तो लिबरलिज्म का मतलब था ऑटोक्रेसी को और क्लरिकल प्रिविलेजेस को, यानी नोबल्स और जो क्लर्जीज हैं उनके प्रिविलेजेस, इनके रूल को ख़त्म करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो कि पार्लियामेंट्री टर्म्स पे काम करे। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट थे। अब यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफरेज से नहीं है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर भी हमने देखा था कि एक्टिव और पैसिव दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया हुआ था। जिनके पास राइट टू वोट है यानी जो प्रॉपर्टी वाले मैन थे वो एक्टिव थे, बाकी नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वुमेन वर कंसिडर्ड पैसिव। सिर्फ कुछ टाइम ऐसा था जैकोबिन पीरियड का जब थोड़ा सा सफरेज जो था, राइट टू वोट जो था, वो सभी मैन को, एडल्ट मैन को दिया गया था। लेकिन नेपोलियन कोड के आने के बाद में वापस वुमेन वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ माइनर
अंडर द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, और फादर और हस्बैंड की देखरेख में उनको वापस डाल दिया गया था। तो पूरी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी वाले जो मैन थे वो किसी न किसी तरह से अपोजिशन मूवमेंट्स में लगे रहे अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को लेकर। इकोनॉमिक स्फेयर में हम देखें, लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। मार्केट की फ्रीडम हो, स्टेट के द्वारा लगाई गई जो रेस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल पे, उनको हटाया जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास, क्योंकि नई मिडिल क्लास आ गई थी तो उनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि मार्केट की लिबर्टी हमको दी जाए। अब ऐसे ही टाइम पर एक था कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आप जर्मन स्पीकिंग रीजन जो है वो लें, यहाँ पर स्ट्रांगली ये डिमांड थी। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। अब नेपोलियन का के टाइम पर भी एक एरिया था 39 स्टेट्स वाला। ईच ऑफ दीज possessed इट्स ओन करेंसी। ये जो एरिया था इसमें सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, वेट मेजरमेंट का सिस्टम सबका अलग अलग था, और इस टाइम पे यहाँ पे व्यापार करने वाले मर्चेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। जैसा कि एक मर्चेंट है, अगर 1833 में वो हैम्बर्ग से नरेम्बर्ग की तरफ जाएगा अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो उसको बीच में 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे और हर जगह उसको 5% जो है वो कस्टम ड्यूटी के तौर पे देना पड़ेगा। अब ये वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता था, यानी उसको हर बार करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, वेट मेजरमेंट करना पड़ेगा जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग 5% देना पड़ेगा। अब मेजरमेंट के लिए हम देखते हैं, जैसे क्लॉथ आपको मेजर करना है तो एल यूज़ किया जाता था, हम लोग जैसे मीटर यूज़ करते हैं वैसे। इस एल की जो लेंथ थी वो सब जगह अलग अलग थी। फ्रैंकफर्ट में अगर 54.7 सेंटीमीटर है तो मेंस में 55.1 हो जाएगी, नरेमबर्ग में 65.6 हो जाएगी, फ्रीबर्ग में 53.5 हो जाएगी। यानी बार बार आपका नाप तोल जो है वो चेंज होता चला जाएगा, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो नई मिडिल क्लासेस थी वो आर्ग्यूमेंट करती रही, और इसी का नतीजा था कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसको ज़ोल्वेरिन कहा गया, बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। इसके लिए प्रयास पहले प्रूशिया ने करा एंड जॉइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। इस यूनियन ने क्या किया, द यूनियन एबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स, जितने भी बिजनेस की रुकावटें थी उनको ख़त्म कर दिया। नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 पे ला दिया। उसके बाद अच्छा खासा नेटवर्क ऑफ रेलवे बनाया गया, जिसकी वजह से मोबिलिटी में अब और आसानी आ गई थी। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी नेशनल यूनिफिकेशन में मदद मिली। अगला टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के अंदर बेसिकली नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया था। जो 4 रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर्स के, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, और वापस से एक कंजर्वेटिव बिलीव जो थी वो डेवलप होने लगी। ये ऐसे लोग थे जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट, सोसाइटी, मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको प्रिजर्व करना चाहते थे। यानी वापस से चाहते थे कि किंग्स रूल जो है, जो इंस्टीट्यूशंस, उनको वापस ला दिया जाए, इनको प्रिजर्व किया जाए। तो ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि जो पुराने दिन हैं वापस आ जाए और रेवोल्यूशन वाली चीज़ें दोबारा ना हो। रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। हालांकि नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव किए गए थे मॉडर्नाइजेशन को, उसको भी थोड़ा सा फेवर कर रहे थे। इनको लगता था कि अगर उनको फॉलो किया जाए तो हमारा जो मोनार्कियल सिस्टम है वो और इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक मॉडर्न आर्मी लाई जाए, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी लाई जाए, डायनेमिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्वडम, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑटोक्रेटिक मोनार्की को स्ट्रॉन्ग कर देगी। इसीलिए ये चारों कंट्रीज़ जो थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ये वियना में इन्होंने मीटिंग करी ताकि इसके ऊपर सेटलमेंट कर सके कि अब फ्रांस के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा। ये जो कांग्रेस की मीटिंग थे इसको होस्ट करने वाले ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। ये सब बेसिकली मिले और जो उन्होंने समझौता साइन करा, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे जो भी चेंजेस हुए उनको अनडू कर देना, और इसीलिए फ्रांस में वापस से बॉर्बन डायनेस्टी को ला दिया गया, जो कि स्पेन चली गई थी नेपोलियन के टाइम पर, उनको वापस ला दिया। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस आगे एक्सपेंशन ना कर सके इसलिए सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाए गए। फिर जो बाकी एरियाज़ थे उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। किंगडम ऑफ नीदरलैंड, इसके अंदर बेल्जियम, इसको सेट किया गया नॉर्थ में। जिनोवा वाज एडेड टू पेडमोंट साउथ में।
प्रूशिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज वेस्टर्न साइड पे दे दी गई और ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली वाला पार्ट दे दिया गया। हालांकि जर्मन कन्फेडरेशन वाला जो 39 स्टेट्स वाला एरिया था उसको अभी अनटच रखा गया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें रखी गई। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज। मेन इनका इंटेंशन यही था कि वापस से मोनार्कियल सिस्टम लेकर आया जाए, जो कि नेपोलियन की वजह से ओवरथ्रो हो गया था। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अभी जो कंजर्वेटिव रिजाइम नहीं आई है वो कंप्लीट ऑटोक्रेटिक है। ये किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म डिसेंट बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं थी। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको वहीं पर ही दबा दिया जाए। लिबर्टी, फ्रीडम, ऐसे आइडियाज़ लोगों के दिमाग में ना आए, इसीलिए सेंसरशिप लॉज भी स्ट्रॉन्ग कर दिए गए। लेकिन फिर भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी लोगों के दिमाग में अभी भी थी, लिबरल्स के दिमाग में। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। तो अभी जो लिबरल नेशनलिस्ट जो कि कंजर्वेटिव ऑर्डर के खिलाफ है, उनका एक मुद्दा फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हो गया था। ऐसे ही टाइम पर एक क्रांतिकारी आए इटली के गिसेपी मजीनी। ड्यूरिंग द years following 1815 the fear of repression drew many liberal nationalists अंडरग्राउंड, क्योंकि 1815 में नेपोलियन की हार की वजह से काफ़ी सारे जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट, वो अंडरग्राउंड हो गए थे। डर काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, इसलिए वो अब सीक्रेटली काम कर रहे थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई उन्होंने, और जो यूरोप के रेवोल्यूशनरीज थे इनको सीक्रेटली वो ट्रेन किया करते थे, क्योंकि इस टाइम पर एक रेवोल्यूशनरी उनका मतलब है आप कंप्लीट मोनार्कियल फॉर्म के अगेंस्ट खड़े हो गए हो, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए आप लड़ रहे हो। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ज़्यादातर इन क्रांतिकारियों को ये लगता था कि एक नेशन स्टेट जो है वही हमारा फ्रीडम के लिए मेन जो मुद्दा है वो बन सकता है, हमारे स्ट्रगल को ज़्यादा मोटिवेट करेगा। अब देखते हैं इटालियन रेवोल्यूशन गिसेपी मजीनी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, 1807 में जिनोवा में जन्म हुआ इनका। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। उसके बाद कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। काफ़ी यंग एज में 24 की एज में इनको एग्जाइल मिला 1831 में, क्योंकि इन्होंने लिगोरिया में एक रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली मार्सिलेज में, यंग यूरोप बर्न के अंदर। इसके अंदर जो भी मेंबर्स थे वो लाइक माइंडेड यंग मैन, वो इन्हीं के जैसे दिमाग वाले पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के लोग थे। मजीनी का मानना था, ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसका मानना था कि जितने भी नेशन बने हुए वो नेचुरल यूनिट्स हैं मैनकाइंड के, यानी हर इंसान को उनके नेचर के हिसाब से, उनके हिसाब से उनकी ज़मीन उनको दी गई है, इसलिए इटली को भी पैचवर्क ना होकर एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री में रहना चाहिए। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. यही हमारे इटालियन लिबर्टी का बेस बनेगा। इसके मॉडल को फॉलो करते हुए काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में बनाई गई। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन, मजीनी जिस तरह से बिंदास होकर अपोज करता था मोनार्की को, एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो उनका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो विजन था उसकी वजह से कंजर्वेटिव्स काफ़ी डरते थे। और ड्यूक मेटरनिक ने तो इसको मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर डिस्क्राइब किया था। तो मजीनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से लर्न करना है।